हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो क्लास 9th का साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसका हम लोग कंप्लीट प्रश्न उत्तर देखेंगे। चाहे वो अध्याय के बीच का प्रश्न उत्तर हो या फिर अभ्यास का प्रश्न उत्तर, ठीक है। इससे पहले इसका जो है कंप्लीट थ्योरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुके हैं। जिसने इसका थ्योरी नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रश्नोत्तर काफ़ी समझ में आएगा। थ्योरी नहीं पढ़ने से प्रश्न उत्तर थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो इसका थ्योरी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। थ्योरी बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है ना, हर टॉपिक कवर किए हैं बिल्कुल अपने सरल भाषा में नोट्स के साथ। तो शुरू करते हैं इसका, यानी कि अध्याय के बीच का जो प्रश्न उत्तर है। पहला अध्याय के बीच पेज नंबर है 4, है ना, देख सकते हैं आप बुक पर। बुक से प्रश्न लेंगे और अपना नोटबुक से उत्तर बताएंगे। प्रश्न है इसका फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ है ना, कौन सा पदार्थ यहाँ पूछ रहा है कि उदाहरण दिया है, इनमें से कौन सा पदार्थ है। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। यानी कि कौन सा पदार्थ है उसको आपको लिखना है। तो जब थ्योरी क्लास पढ़ा रही थी तभी पदार्थ का डेफिनेशन बताई थी। तो वह सब कुछ जो भी है ना, पदार्थ क्या है कि जो भी स्थान घेरता है, चाहे वो जो भी पदार्थ हो, जो कुछ भी हो जिसका स्थान घेरता हो, यानी कि आयतन होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वह सभी क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो देखिए दिए गए उदाहरण में कुर्सी जो है उसका कुछ आयतन होगा, द्रव्यमान होगा, तो यह एक क्या है, पदार्थ है। वायु भी क्या होगा, आयतन होगा, द्रव्यमान होगा, तो ये भी पदार्थ होगा। स्नेह, स्नेह में से होता है कि प्यार, है ना, जैसे माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति स्नेह है, तो उसका कोई आयतन नहीं होता, उसका कोई द्रव्यमान नहीं होती, है ना। माँ बाप यथा अपने बच्चे से स्नेह करते हैं, तो इसका ये पदार्थ नहीं होगा, है ना। इसको महसूस किया जा सकता है स्नेह को, ठीक है। गंध, गंध भी क्या है, हमें नाक से सुगंध आती है, उसका कोई आयतन और उसका कोई द्रव्यमान नहीं होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पदार्थ इसमें नहीं होगा। देखिए जो मैं टिक लग कर रही हूँ ये क्या है, पदार्थ है। कुर्सी एक प्रकार का पदार्थ है, वायु एक प्रकार का पदार्थ है, स्नेह, गंध, घृणा ये सब पदार्थ नहीं है। बादाम यानी कि उसका आयतन और द्रव्यमान होता है, तो यह भी पदार्थ है। विचार, है ना, विचार क्या है, उसका भी आयतन और द्रव्यमान नहीं है। शीत ये क्या है, नींबू पानी, ये भी पदार्थ होगा। और इत्र की सुगंध ये पदार्थ नहीं होगा। यानी कि कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू का पानी दिए गए उदाहरणों में से क्या होगा, ये पदार्थ है, बाकी जो है पदार्थ का नहीं होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। क्या है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है ना। कि जब गर्मा गर्म किचन में कुछ बन रही होती तो हमें दूर से ही बैठे पता चल जाता है कि मम्मी क्या बना रही है, लेकिन वही खाना यदि ठंडा हो जाए तो उसके पास हमें जाना पड़ता है उसकी गंध को पता करने के लिए। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होगा क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि तापमान जो है के कारण, जैसे कि किसी भी पदार्थ पर तापमान का क्या प्रभाव होता है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण जो है वो गर्म खाने में तेज़ी से होता है। इस कारण जो है वो तेज़ी से उसकी गंध फैलती है और दूर बैठे हमें, है ना, वहाँ तक ये गंध पहुँच जाती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेन होगा, यानी कि आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित करता है। यानी कि स्विमिंग पूल में गोताखोर जो वो पानी को काट पाता है, तभी तो वो, है ना, तैरता है। तो क्या कारण है, इस
इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित करता है? तो इसका आंसर होगा कि पानी के कणों के बीच की दूरी जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। उनके कणों के बीच की दूरी क्या होता है, उससे अधिक होता है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जब अधिक मात्रा में पानी को हटा रहा है ना, तो उसमें रिक्त स्थान भी होगा, और पहला कारण होगा। और दूसरा कारण होगा कि जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इस कारण भी गोताखोर पानी को काट लेता है और उनके बीच की दूरी को अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इसका 2 कारण दे सकते हैं तीसरा प्रश्न में, ठीक है ना। इसका प्रश्न 4 नंबर देखते हैं कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, तो इसका थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला इसकी विशेषता होगा, देखिए कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं, कि पदार्थ के कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है ना। क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि पानी में नमक या चीनी घोलने पर ये क्या होता है, रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है देखें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा इसका गुण होगा कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं, है ना। कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की तेज गति और, है ना, कणों की गति और तेज हो जाती है। तो यानी कि पदार्थ लगातार गतिशील होती है। तीसरा इसका गुण होगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है। चौथा होगा पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ये 4 गुण आप पदार्थ के बारे में लिख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं। पेज नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, ठीक है। घनत्व पूछ रहा है कि घनत्व किसमें सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए घनत्व के बारे में हम लोग पढ़े थे कि किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई क्या होता है, आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी कि मास बट्टे वॉल्यूम। तो सबसे अधिक घनत्व किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है कि किसमें सबसे अधिक होगा, क्या उदाहरण दिया हुआ है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई तथा लोहा। तो इसका सबसे अधिक घनत्व क्या होगा, सबसे पहले लोहा में, है ना। दूसरा हो जाएगा चौक में, ठीक है, यहाँ पर आप लिखें। तीसरा हो जाएगा शहद में, उसके बाद चौथा हो जाएगा जल में, उसके बाद हो जाएगा रुई में, और सबसे लास्ट हो जाएगा चिमनी की धुआं में, यानी कि 6 नंबर पे। तो इस प्रकार बढ़ते क्रम, घनत्व को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी कि पदार्थ के विभिन्न अवस्था, यानी कि कहने का मतलब पदार्थ की कितनी अवस्था है, सामान्यतः 3, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों का जो है क्या अंतर है, उसको सारणीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो थ्योरी क्लास में ही मैं इसको सारणीबद्ध किए थे, तो एक बार प्रश्न के साथ देख लीजिए। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं में ठोस, द्रव एवं गैस 3 अवस्था है। तो इसका सारणीबद्ध क्या होगा कि जैसे इसका आकार, आयतन, संपीड़ितता, कणों के बीच आकर्षण, कणों की मतलब तरलता क्या होती है, तीनों में समानता। तो आकार जो है वो ठोस में निश्चित होती है, बाकी द्रव एवं गैस में क्या होता है, अनिश्चित होती है। जबकि आयतन ठोस एवं द्रव में निश्चित होती है, जबकि गैस में जो है वो अनिश्चित होती है ना। इस प्रकार का इसका जो है वो एक चार्ट बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, ताकि आपको याद करने में जो है वो आसान होगा, ठीक है। संपीड़ितता को देखा जाए तो ये ठोस में नगण्य होता है, उससे कम द्रव में, और सबसे बहुत अधिक संपीड़ितता किसमें होता है, गैस में। इस प्रकार कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, मध्यम द्रव में, और सबसे कम गैस में। फिर है
तरलता या फिर दृढ़ता। दृढ़ किस में होता है सबसे अधिक? ठोस में, द्रव में तरल और गैस में जो है फ्लो होती है, गैसीय फ्लो में। कणों की स्थिति, कण ठोस में क्या होता है, इसमें कण पास पास होता है, इसमें थोड़ा रिक्त होता है और इसमें दोनों से ज़्यादा रिक्त होता है, यानी कि गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। विसरण, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस के साथ विसरित नहीं होती है, जबकि द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है और गैस अन्य गैस से तीव्रता से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आप तीनों अवस्था का चार्ट बना सकते हैं कि किसका आकार, आयतन, संपीड़ितता किसका अधिक है, किसका कम है ना। इस प्रकार से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 2 का ही ए देखे चार्ट में और बी नंबर है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। क्या टिप्पणी करना है कि ये दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, एक एक करके इसका टिप्पणी करते हैं कि दृढ़ता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी, ये क्या है? पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है ना, दृढ़ता कहलाता है। इसका एक उदाहरण हम लोग देखे थे कि रबड़ बैंड। रबड़ बैंड क्या है? वो एक ठोस है, लेकिन उसको बाह्य बल लगाते हैं तो क्या होता है? वो चिपक जाता है ना। वो अपने आकार को ही बनाए रखने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, और फिर वो बल हटा देने से वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए जो ये दृढ़ होते हैं, यानी कि ठोस दृढ़ होता है। अभी हम लोग चार्ट में भी देखे थे। दूसरा टिप्पणी करना था संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये संपीड़ितता क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बाह्य दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं और संपीड़ितता सबसे अधिक किस में देखा गया है? गैस में, है ना। सबसे अधिक गैस पदार्थ की अवस्था में संपीड़ितता अधिक होती है। फिर तरलता, तरलता सबसे अधिक किस में? पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव एवं गैस बहती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। नेक्स्ट है बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरने का मतलब कि किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन पूर्णतः फैल जाते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच जो है वो अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल के कारण ऐसा होता है कि बर्तन में गैस का भरना, ठीक है, आसानी से भरा जा सकता है। नेक्स्ट इसका था बर्तन में गैस का भरना हो गया। आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। आकार क्या होता है? यानी कि शेप, ठोस, है ना। जैसे आकार में हम लोग देखे थे कि ठोस का आकार जो है निश्चित होता है, जबकि द्रव एवं गैस का आकार अनिश्चित होता है। तो ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। ठीक है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, यानी कि ठोस और द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है। ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं द्रव या गैस को, उसी का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका टिप्पणी करेंगे गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो जब तापमान का प्रभाव देखे थे कि तापमान बढ़ाने से क्या होगा, उसमें कणों की गति बढ़ जाती है, जिस कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच जो है लगातार गतिशील जो पदार्थ के गुण देखे उसके कारण भी होगा, और फिर जो उसमें तापमान देते हैं तो भी कण जो है कंपन करने लगते हैं, उसकी गति तेज होने लगती है, जिस कारण से उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आयतन, है ना, घनत्व, डेंसिटी।
कि किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, अभी हम लोग देखे थे। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न का बी नंबर, इतना कुछ यानी कि ऊर्जा एवं घनत्व, इसका सभी टिप्पणी करने के लिए कह रहा था। तो सभी का डिफिनेशन यानी कि टिप्पणी मतलब सबका डिफिनेशन लिखिए, क्या किसको कहते हैं, दीर्घता, संपीड़ितता, तरलता। तो सभी को हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, कारण बताइए। ठीक है, कारण बताइए क्या है। पहला है इसका 3 का ए, कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। कहने के मतलब कि गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसको रखते हैं। इसका क्या कारण है, क्यों गैस पूरी तरह से भर जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह से भर देती है। यानी कि गैस जिस भी बर्तन में रखते हैं वो पूरी तरह से क्यों भर जाती है, क्योंकि उनके गतिज ऊर्जा अत्यधिक होता है और उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर। इसलिए जिस भी बर्तन में रखते हैं वो सभी दिशाओं में तीव्र गति से क्या करते हैं, फैल जाते हैं और इस तरह इसी तरह जो है उसे पूरी बर्तन को भर देती है। ये इसका आंसर होगा 3 का ए। अब बी देखते हैं कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सही बात है कि गैस जो है वो जिस बर्तन भी होगा उसके दीवार पर जो है वो दबाव डालती है। तो क्यों, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण भी देखते हैं बी नंबर, कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैसों का दबाव बनता है, जिससे कि दीवारों पर दबाव लगती है। ठीक है, अब सी देखते हैं यानी कि 3 का ही सी, कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज जो है वो ठोस क्यों कहलाती है। तो इसका भी कारण देखते हैं कि लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है ना, और ये ठोस का ही गुण था, दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन जो है वो निश्चित है। इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं हैं। यह सभी गुण दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज जो है वो एक ठोस पदार्थ है। क्यों, क्योंकि उसका आकार एवं आयतन निश्चित है और इनके कण संपीड़ित नहीं होते हैं, है ना, और यह दृढ़ है। ठीक है, रिजिडिटी है। तो इस कारण से लकड़ी की मेज जो है वो ठोस पदार्थ कह सकते हैं। डी होगा, डी प्रश्न है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्यों, इसका कारण दीजिए। देखिए, हवा में हम अपने हाथों को आसानी से चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच जो है वो अत्यधिक रिक्त स्थान होता है तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से हाथ चला लेते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के साथ बंधे रहने के कारण अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, बल लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। देखिए, साफ साफ आपका कारण दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 देखते हैं कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। यानी कि सामान्यतः ठोस पदार्थ जो है पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन कह रहा है कि बर्फ के टुकड़े को जल में जब तैरते हुए मतलब बर्फ ने तैरता है, ऐसा क्यों, वो भी तो ठोस है, तो वो बर्फ के टुकड़े डूबते क्यों नहीं।
इसका ये उत्तर कहने का मतलब था प्रश्न। तो इसका उत्तर में देखते हैं कि बर्फ़ पानी के जमने से बनती है। बर्फ़ कैसे बनती है? पानी के ही जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं। जब पानी जो है वो बर्फ़ बनती है तो उनके बीच रिक्त स्थान हो जाती है, जो पानी में नहीं होते। पानी में रिक्त स्थान नहीं होती, लेकिन बर्फ़ जमने के बाद जो है उसमें रिक्त स्थान होती है ना, पानी में। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाते हैं। यानी कि जितना आयतन वो जल ग्रहण कर रहे थे, जब वो बर्फ़ जमने के बाद वो आयतन बढ़ जाता है। क्यों? कि इनके बीच रिक्त स्थान रह जाते हैं और उनकी संरचना जो है पिंजरे की तरह बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। जब उसका आयतन बढ़ गया तो उसका घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं, है ना। तो ये इसका कारण होगा। अब नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं, पेज नंबर 9। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। देखिए, सेल्सियस को बदले, केल्विन में दिया हुआ है उसको सेल्सियस में बदले, या फिर सेल्सियस में दिया हुआ है उसको केल्विन में बदले। तो इसके लिए एक बताई थी फार्मूला कि जब केल्विन में दिया हुआ मान रहेगा और सेल्सियस में बदलना है तो उसको 273 से डायरेक्ट घटा दीजिए, ठीक है। ए नंबर का क्या है कि 300 केल्विन दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में बदले। तो 302 दिया हुआ तापमान है, उसको 273 से घटा देंगे तो ये मेरा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न वही था, 573 केल्विन दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 573 माइनस 273 कर देंगे तो ये मेरा 300 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यानी कि दिया हुआ तापमान है कि उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी। जैसे कि 100 डिग्री पर जल उबलने लगती है तो 225 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है। क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, लेकिन 250 डिग्री क्वथनांक से काफ़ी उच्च है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था यानी कि भाप में बदल जाता है। ये इसका भौतिक अवस्था है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर, 2 का ही बी नंबर, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ठीक है। इसको मैं थ्योरी क्लास के ही अंदर बता दी थी कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान जो है वो तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए, अवस्था परिवर्तन के समय जो है वो तापमान क्यों स्थिर रहती है। जब अवस्था परिवर्तन मतलब जैसे ठोस से द्रव से गैस, तो इसके बीच जब तापमान देते हैं तो कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। क्यों? इसका आंसर होगा कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तब तापमान जो है वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, क्योंकि उस समय दी गई ऊष्मा तापमान बढ़ाने में नहीं बल्कि कणों को एक दूसरे से अलग करने या जोड़ने में लगती है। इसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि 100 डिग्री पर तो जल उबलने लगता है, फिर भी लेकिन 250 डिग्री और अधिक तापमान देते हैं, लेकिन वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने के कारण, जोड़ने और तोड़ने के कारण उसमें गुप्त ऊष्मा बनी रहती है ना, और तापमान स्थिर हो जाती है कुछ समय के लिए। तो ये इसका आंसर होगा।
चौथा प्रश्न है, वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। क्या मतलब? वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए, है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय गैस यानी कि गैस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। गैस को द्रव में बदलने के लिए इसमें क्या कौन सा विधि अपनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि गैस को द्रव में बदलना, जब किसी गैस पर बहुत अधिक दाब डाला जाता है, ठीक है, और साथ ही तापमान घटाया जाता है तो गैस द्रव में बदल जाती है। किस प्रकार? जैसे कि हम लोग हमारे घरों में, रसोई घरों में देखते हैं एलपीजी गैस, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि सिलेंडर में एलपीजी को उच्च दाब पर द्रव में रखा जाता है। यानी कि सिलेंडर में जो भरी हुई गैस है वो द्रव अवस्था में है ना, और निकलती है क्या, गैसीय अवस्था में। जैसे ही हम सिलेंडर खोलते हैं दाब घटता है और यह फिर से गैस में बदल जाती है। यानी कि उसको अधिक दाब डाल के उसको तापमान घटाकर उसको क्या करें, गैस से द्रव में बदल कर रखते हैं, है ना, रखा जाता है। और उसको जैसे ही उसको सिलेंडर को खोलते हैं फिर से वो दाब घट जाता है और वो फिर से द्रव से गैस में बदल जाती है। तो इस प्रकार है कि गैसों को द्रव में बदलने की एक विधि क्या है, तो उसको अधिक दाब डालकर उसको द्रव अवस्था में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण हो जाएगा एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं और ये अध्याय के बीच का लास्ट पेज का क्वेश्चन होगा, पेज 11 का। पहला है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। क्या है कि गर्म शुष्क यानी कि गर्मी के दिनों में कूलर से जो है ठंडा क्यों महसूस होता है, उसका कारण बताइए, है ना। तो सभी कारण इसका क्या होगा, वाष्पीकरण का, लेकिन अच्छा से इसको वैज्ञानिक तरीके से आंसर देंगे कि गर्म शुष्क दिनों में वायु में नमी यानी कि आर्द्रता कम होती है ना। गर्म के दिनों में आर्द्रता की कमी होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि वाष्पीकरण किन कारकों पर निर्भर करता है, तापमान पर, क्षेत्रफल पर, ये सभी हम लोग थ्योरी में डिटेल से पढ़े हैं। आप एक बार थ्योरी जाके पढ़िए, ठीक है, तब आपको प्रश्नोत्तर काफ़ी समझ में आ जाएगा। जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलन उत्पन्न होती है। अब देखिए, जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलन उत्पन्न होती है। कैसे शीतलन उत्पन्न होती है, इसका भी आंसर हम लोग थ्योरी क्लास में दे चुके हैं। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो है वो गर्मी के दिनों में कूलर हमें ठंडा देती है। क्यों, जान गए। दूसरा इसका प्रश्न देखेंगे कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। फिर से वही कि कूलर ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में घड़ की जल ठंडा क्यों होता है ना। गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका सभी वाष्पीकरण होगा, लेकिन थोड़ा सा उत्तर वैज्ञानिक तरीके से अच्छा से देंगे। क्योंकि घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इनका वाष्पीकरण हो जाता है। जो भी पानी बाहर रिसता है वो पानी क्या होता है, वाष्पीकृत होते जाता है। और इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में होता है और यह प्रक्रिया जो है वो चलते रहती है। चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए घड़े का जल जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है, ये हम लोग कारण देख चुके हैं। वाष्पीकरण ही लगातार ये प्रक्रिया होती रहती है। इसका तीसरा प्रश्न है कि एसीटोन या फिर पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। देखिए, ये इस प्रकार के प्रश्न जो है वो कॉमन प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए,
एसीटोन या फिर पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारे हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से जो है वो ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। जब भी हमें हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर क्या होता है, उसके आसपास से ये ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ये भी क्या है, वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? यानी कि यदि हमें जल्दी चाय पीना होता है तो कप में चूंकि उसका क्षेत्रफल है ना कम है और प्लेट में क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, तो वो जल्दी वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण जब अधिक होगा तो वो जल्दी शीतलन होगा, ठंडी होगा और हम चाय जल्दी पी लेते हैं। तो इसका कारण देना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल जो है वो कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और इस तरह प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, है ना। अधिक वाष्पीकृत हो रहा है तो जल्दी ठंडी भी होगी, है ना, कप की तुलना में प्लेट में। अब इसका 5वां प्रश्न देखते हैं और पेज नंबर का लास्ट पेज है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो इसका भी आंसर होगा कि गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं, ठीक है, तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है और इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण जो है वो ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है, ठीक है ना। इसीलिए गर्मियों में जो है हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, साइंस, है ना, हमारे आसपास के पदार्थ, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है कि हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और हल्के रंग के पहनना चाहिए तो क्यों पहनना चाहिए, ठंडियों में हमें किस तरह के कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो साइंस को यानी कि विज्ञान को अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देखिए तो आपको देखिए कि साइंस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना, चीज़ों को समझने में। तो इस प्रकार से इस अध्याय का जो जितना भी बीच बीच का प्रश्न उत्तर है सभी को देख चुके हैं। अब अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखते हैं, यानी कि अभ्यास में जो है 1 से 9 क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं क्योंकि वीडियो जो है 33 मिनट का हो चुका है। नेक्स्ट पेज में इसको पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्याय के बीच का प्रश्न उत्तर को हल कीजिए, है ना। जल्द ही यानी कि नेक्स्ट डे ही इसको लेकर आएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।